नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और दिन भर की राजनीतिक हलचल के साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। कलकत्ता से लेकर सिलीगुड़ी तक यानी कि पूरे नॉर्थ बंगाल में और कलकत्ता में राजनीतिक उठापटक जारी है। देवोश्री जिनका साथ पिछले 10 साल से ममता बनर्जी के साथ बना हुआ था, आज उन्होंने अपने 10 साल के गहरे और मधुर संबंध से निजात पा लिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पॉलिटिकल एडिटर सोनी शर्मा हमारे साथ हैं और राजनीति की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे तमाम चीज़ों का। धन्यवाद सोनी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि देवोश्री ने 10 साल का साथ छोड़ दिया, बड़ी बात है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 10 साल का ये साथ था और छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मनु, ऐसी बात नहीं है कि अचानक छोड़ा, क्योंकि पिछले कई समय से ये बातें मीडिया के थ्रू आ रही थी कि कहीं ना कहीं देवोश्री भी नाराज चल रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो तृणमूल कांग्रेस है उसमें टूट होती जा रही है। और कह सकते हैं अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल छिन्न भिन्न सी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये टूट लगभग रोज जारी है और इस पर अभी तक अंकुश नहीं लगाया जा सका। तो उसी जो एक टूट जारी है उसी का एक ये देवोश्री अंकुश कैसे लगेगा? नहीं, अंकुश से लगाने की बात यह है कि जब सभी स्वतंत्र है आप पार्टी छोड़ने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल बात है, लेकिन जब कोई पार्टी छोड़ता है मनु तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी होती है, कहीं ना कोई असंतुष्टि होती है, कोई कारण होता है, तभी लोग पार्टी को छोड़ते हैं। लोग जब नई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं कि हमने विचारधारा नहीं मिल रही थी, हम विचारधारा में शामिल होना चाह रहे हैं, नई विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। और छोड़ते हैं तो कहते हैं हमारा दम घुट रहा था, हमें स्वतंत्रता नहीं थी, हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। इलेक्शन के टाइम में ही दम क्यों घुटने लगता है? बात दरअसल ये है, शुद्ध भाषा में बोले हम तो इसे इलेक्शन का समय कहें या ये कहें कि ये सीजन है आने और जाने की। अक्सर देखा जाता है ये जितने भी नाटक जो होते हैं या जितने भी टूट होती है या जितने भी स्वार्थ पूरे करने होते हैं, ये एक 5 वर्षीय महाकुंभ होता है जहाँ नेताओं के आप रूप देख सकते हैं। देखिए वो किसी भी पार्टी से, मैं बेबाक बातें बोलता हूँ तो ये है कि सभी पार्टी में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर पार्टी से थोड़े हो ज्यादा हो लेकिन संदेश मिल रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि तेरी टोपी मेरे से, मेरी टोपी तेरे से, ये चल रहा है अभी। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता की जो भलाई की शपथ ये जितने तमाम नेता लोग खाते हैं और कहते हैं कि वो उनका भला चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो बगैर पद के भी तो सेवा किया जा सकता है। लेकिन एन मौके पे पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, एन मौके पे पार्टी से इस्तीफा देना, देखिए मनु, कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी है। नहीं देखिए मनु, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये आप जान लो और ये कटु सत्य है कि कोई जो कहता है ना हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस बात में 99.99% भी सच्चाई नहीं है। बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। लेकिन इसे हम इस तरह से रोक सकते हैं, जो आता है ना कुछ कभी कभी क्या होता है, नाराजगी ये हो जाती है कि हम पार्टी के लिए काम किया, हमने हमेशा काम किया और आप हमारे पे दूसरा लेके आ गए, अचानक से दूसरे दल से आके इस दल में वो शामिल हो जाता है, उनका नेता बन जाता है। तो ये बात बहुत सी पार्टियां हजम नहीं कर पाती है और यही वजह बनती है टूट की। या फिर कहें बहुत लंबा शासन चल रहा है, उस लंबे शासन में आप 5 साल तक तो मजा, सत्ता का मजा लुटते रहे, जो आपके सुविधाएं उनका मजा लुटते रहे, और जब देखा कि अब किनारे पर आ गए, एक छलांग मार के पहुंच जाते हैं, तब आप पार्टी छोड़ देते हैं। तो ये जो है ये गलत काम हो सकता है। आप पार्टी से विचारधारा नहीं मिलती, आप बीच में छोड़िए, बीच में इस्तीफा दीजिए, ये बात है। दर्शकों, पॉलिटिकल विश्लेषण लगातार आप खबर समय पे देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारी मंशा है वह यह कि तमाम राजनीतिक हलचल जो आपकी नज़रों से अगर किन्हीं कारणवश छूट गया है तो उनको आप तक पहुंचाने की हमने ये एक छोटी सी पहल की है। और हम चाहते हैं कि आप दर्शकों का जैसे हमेशा प्यार मिलता आया है, आप इस बार भी इस प्यार को कायम रखेंगे, अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को शेयर भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक के पास पॉलिटिकल जानकारी पहुंचे। क्योंकि अभी अगर बात हो रही है कहीं या किसी घर में चर्चा का विषय है तो वो है राजनीतिक की चर्चा। हम दर्शकों से ये भी बता दें कि दर्शकों हमारा जो उद्देश्य है लोकल पॉलिटिक्स लेकर, सिलीगुड़ी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर हम जो सही और सटीक जानकारी वो आप तक पहुंचाए। तो क्या बोल रही थी मनु, क्योंकि हमारे दर्शक सिलीगुड़ी पर नजर बनाए हुए हैं और
बात कर ले, अगर हम लोग सिलीगुड़ी की ज़्यादा सिलीगुड़ी विधानसभा की बात कर लें या सिलीगुड़ी के पास की जो विधानसभा है डाबग्राम जानकारी तमाम देनी जरूरी है। खैर आज अशोक भट्टाचार्य जी ने भी पद यात्रा की है और आपने उनकी पद यात्रा को कवर भी किया। बिल्कुल। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पद यात्रा में, और क्या शंकर घोष जो बागी हो चुके हैं, पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके बारे में भी कोई उन्होंने जिक्र किया? नहीं, आज उन्होंने फिलहाल उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे जनता का समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं कई दशकों से जनता की सेवा करता आ रहा हूँ, लोग मेरे साथ हैं और निश्चित है मेरी, जो एक नॉर्मली जो एक नेताजी बोलते हैं वही उनका अभिभाषण था कि मेरी जीत सुनिश्चित है और अभी मेरे सामने उनके वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि जीत सुनिश्चित है। हालांकि अशोक भट्टाचार्य जी को हमेशा से ही जनता ने सिर आंखों पे रखा है। ये अलग बात है कि 5 साल का उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, एक ही रोना वो रोते रहे कि आमी की कोरबो टाका पैसा आमा के दीदी दायना। एनीवेज, क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे कमाल? क्योंकि जिस तरह के टिकट का बंटवारा हो रहा है, उनकी जीत तो बाकी पार्टियों ने सुनिश्चित कर ही रखी है कमोवेश। नहीं, अभी ऐसी बात हम नहीं कह सकते, कहना जल्दीबाजी होगी मन्नू, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। तो आप जानती हो कि अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं किए तीनों ही सीट पर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है और ये पिक्चर इतनी बाकी है कि इसको लेकर अभी बहुत कुछ देखना लिखा है। मैं आपसे बता देता हूँ, मान लीजिए अभी भी इतनी राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। अभी मैं आपसे क्या बताऊं कि जिस तरह से मान लीजिए कि आप एक पार्टी ने जो बाहरी उम्मीदवार दिया उसके बाद उसमें टूट हो गई, उसी तरह हो सकता है भविष्य में आने वाली कई पार्टी को भी इसका सामना करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि अभी भी लोग इस तरह की आस लगाए बैठे हैं कि पहले देखते हैं कि भाजपा का कैंडिडेट कौन सा आता है, इसके बाद बहुत से समीकरण बनेंगे। और कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा इंतजार कर रही है कोई बड़ी पार्टी टूटे और फिर हम अपने पत्ते घोषित करें। ये चर्चा है बाजार में। मैं बता महत्वपूर्ण सवाल ये चर्चा है जी। इस बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल भी अब लोगों के जुबान पे है, चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार कूच बिहार से निशित प्रामाणिक जो कि MP है और काफी बढ़िया बढ़त उनको जीत मिली थी लोकसभा इलेक्शन में, अब उन्हें MLA का टिकट दिया गया है विधानसभा में। तो क्या इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है दर्शकों कि MP को ऐसा मौका बहुत कम आता है। एक इक्के दुक्के मौके तो देश में देखने को मिले हैं, लेकिन इस तरह से अचानक से 4-5 MP को, और वो भी उनके जो नामी MP है उनको मैदान में उतारा गया है। क्या कारण हो सकता है? इसकी बहुत बड़ी वजह है मनु। देखने के लिए तो ये लग रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए वो अपने जो MP हैं उनको उतार रहे हैं। लेकिन इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें सही हो, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन आप एक बात पे गौर करना कि इनकी एक सोच ये है कि मान लो सूबे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए अनुभवी आदमी चाहिए जो राजनीतिक में परिपक्व हो, ऐसे चेहरे चाहिए जो राज्य को संभाल सके। तो उन्होंने गिने चुने जो राज्य में अभी तक 4 नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, निशित प्रामाणिक, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, लोकेट चटर्जी, ये तीनों नाम पश्चिम बंगाल के जाने माने नाम है और इन पर भरोसा जनता करती है। तो एक तो ये स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे ये है कि इनमें राजनीतिक परिपक्वता है। अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अहम भूमिका निभाएंगे, एकदम बिल्कुल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये संदेश दे देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ अगर MP भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी जो बोलेगी अनुशासन में वो काम करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर ये अपने इलाके में लड़ते हैं तो इनका सराउंडिंग जो इलाका है उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि यार MP हो कि जब लड़ रहे तो जो आसपास के जो विधानसभा है उनमें जोश आ जाएगा। तो ये भी एक संदेश पार्टी देना चाहिए। तो इसको एक बड़ी राजनीति के तहत आप देख सकते हैं, इसे छोटे में मत लीजिएगा कि ये इनको क्यों लड़ाया गया। तो एक इसमें एक बड़ी राजनीति है और ये भी मान के चलिए अगर सरकार बनती है तो इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल में मिलने वाली, ये तय है। तो देखिए भविष्यवाणी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी कुछ सभी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी जनता भी इसका प्रोडक्शन कर रही है और हम इस कार्यक्रम को भी आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि आप भी अपने सुझाव हम तक शेयर कर सकते हैं। क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है यह कार्यक्रम। एक नई शुरुआत खबर समय पे हमने की है।
अगला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीएमसी में ताबड़तोड़ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, एक बम्बार्डिंग सी होके रखी है लोगों के पद छोड़ने की। क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ लोगों का पार्टी छोड़ना बाकी? हम सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं, कलकत्ता की बात तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन सिलीगुड़ी में कुछ चेहरे हैं जिन पे अटकलें लग रही हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, अटकलें तो बहुत सी लग रही है और पार्टी में टूट भी जा रही है। आपने कल देखा था कि ज्योत्सना अग्रवाल जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जो कि पुरानी नेता टीएमसी की थी, और दीपक सील जो कि डिस्ट्रिक्ट महासचिव थे, उन्होंने भी कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि कल तो कोई घोषणा भी नहीं हुई थी, कल कोई टिकट की भी घोषणा, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इनकी पार्टी छोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, एक ही बात है, सीट की भी बात हो सकती है, और कुछ आरोप लगा रहे हैं कि उनका अनादर किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाजें दबाई जा रही है। जैसे आपने कहा इलेक्शन आने पे ये सारी बातें आती हैं। माफी चाहूंगी, 2 मिनट रोक रही हूँ। ये अक्सर जब भी कोई पार्टी को छोड़ के पॉलिटिकल लीडर किसी या तो पद से इस्तीफा देता है या फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि उन्हें घुटन सी हो रही थी, या फिर उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये घिसी पिटी डायलॉग्स हो चुके हैं जो सभी पार्टी के लोग अपने पार्टी को छोड़ने के बाद कहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें पार्टी से बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो मंशा पूरी नहीं होती है, खास तौर पे इलेक्शन के वक्त में, उन्हें लगता है कि कोई पद दिया जाएगा, और जब पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो इस तरह की बेचैनी होती है। मनु, कह सकती हो कि सिद्धांतों पर स्वार्थ भारी है। देखो, एक बहुत बड़ी बात है ये, सिद्धांतों पर स्वार्थ भारी है, और मैं फिर कहता हूँ कि वो किसी भी पार्टी का हो। ऐसा कैसा सिद्धांत जिसपे स्वार्थ भारी हो जाए? देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम सिद्धांत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपना स्वार्थ आता है तो लोग सिद्धांतों को भूल जाते हैं, और उसी की ही परिणति आप देख सकते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। समझ गए? और अभी जब तक टिकट की घोषणा है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी एक बड़ी पार्टी की टिकट की घोषणा होनी बाकी है, और उसके बाद भी खेला होबे जो स्लोगन है, अच्छा देखिए, कहीं उसको आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे दर्शक अमर गुप्ता जी लिख रहे हैं कि एक बार बोलिए खेला होबे, तो ये आपके कमेंट पढ़ने के पहले ही मेरे पॉलिटिकल एडिटर कह चुके हैं कि खेला होबे। बिल्कुल, जैसे ही टिकट की घोषणा होती है तो आप देखिए खेला होबे होना ही है, रोज नया खेला हो रहा है। पर मुझे एक्चुअली लगता है कि खेला जो है ना आम जनता के साथ होता है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ वो सरकार चुनती है, और बीते वक्त के साथ साथ जो है वो सारे उम्मीदों पे खेला होबे हो जाता है। देखिए, ये तो आदिकाल से होते आया है, जनता तो हमेशा ठगी ही महसूस की है, और ऐसे बहुत कम ही अवसर आते हैं जब कोई अच्छा जनप्रतिनिधि लोगों को मिलता है। मैंने कहा ना, 5 वर्षीय महाकुंभ है, जब महानुभाव लोग के दर्शन होते हैं, सारी वादे होते हैं, सारी गिला शिकवे होते हैं। मैंने कहा तो 5 वर्षीय महाकुंभ, मैडम 5 वर्षीय महाकुंभ कहा मैंने, ये जो 1.5 महीने का समय है ना, यहाँ भी आपको बहुत से, जैसे आप जाते हैं ना, एक जब कहीं कुंभ मेला लगता है तो तरह तरह के साधु महात्मा तरह तरह के दिखते हैं, उसी तरह भी ये महाकुंभ है। आपको हर तरह के नेता मिल जाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक के, और सभी अपने वादे इरादे गिनाते रहेंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हुए नहीं कि सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जनता फिर खोजती रहे। तो देखिए, जनता पहले भी ठगी जाती रही थी और आगे भी ठगी जाती रहेगी, जिस तरह के क्रियाकलाप है। क्योंकि देखिए, क्यों ठगी जाती रहेगी? जनता जागृत हो। देखिए, जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आएंगे, हमारी मजबूरी है, कि हमें एक को तो चुनना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों ना जनता अपने जो सही जनप्रतिनिधि है बात करे, खुलेआम से बात करे, फिर उसको चुनने लाए कि हाँ ये हमारी। देखिए, सोनी जी सही कह रहे हैं कि जनता अगर ठान ले कि उन्हें कोई ठग नहीं सकता है, तो वाकई जनता को कोई ठग नहीं सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जनता को ही लेना होगा। किसे वोट करना है, किसे नहीं करना होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा है और उनकी अपनी पसंद है। लेकिन आप ठगे ना जाए, आपके साथ कोई छल ना हो, इसका ख्याल भी आपको रखना होगा। एक आखिरी सवाल, और इसी के साथ आज के कार्यक्रम, इसके पहले थोड़ी सी पहाड़ की भी चर्चा नहीं, मैंने सवाल खत्म नहीं किया है। सोनी जी आज बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारी पॉलिटिकल जानकारियां हैं। तो बात दरअसल ये है, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचे, वो जानना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके नेता उन पे खरे उतरे चाहे नहीं उतरे, लेकिन मैं और मन्नू जरूर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। एक सवाल जो
भारतीय जनता पार्टी से, जो कि बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है। टिकट की इन्होंने अभी भी जो इस पे सस्पेंस बना के रखा हुआ है, कहीं इसका ये तो ना हो कि डिले मींस डिनाई और अंदर ही इनके कोई बेचैनी शुरू हो जाए, पार्टी के अंदर ही खलबली मच जाए। इसका दूरगामी परिणाम क्या लगता है? देखिए, अगर बात करेंगे उनकी तरफ से तो वो कहेंगे कि हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हमारे बहुत से नाम हैं, उन पर विचार कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम देंगे। और बात करें जनता की, तो जनता का एक ही कहना है कि अभी भी वो इंतजार में है कि कोई अच्छे कैंडिडेट्स आ जाए तो हम उन्हें दे दें। और या फिर ये भी बात, इस बात से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की प्रतिक्रिया दूसरे दलों में देखने के मिली है टिकट की घोषणा के बाद, हो सकता है ये दल भी अछूता न रहे, इसमें भी इस तरह की टूट संभव देखी जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो इस बात से भी जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी पार्टी जिसमें सभी पार्टी के लोग टूट के शामिल हो रहे हैं, कहीं उनके अंदर ही कोई फूट ना पड़ जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल पहाड़ को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, पहाड़ को लेकर जानकारी नहीं है। पहाड़ को लेकर बस इतना ही है कि वहाँ अभी भी रस्साकसी का दौर जारी है। और बात करें हम गोजोमुमो विमल गुट की या विनय गुट की, या फिर बात करें टीएमसी की, या बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ पर अभी स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। जिस तरह भाजपा असमंजस की स्थिति में क्या करे नहीं करे, देखे करे, उसी तरह से हम पहाड़ पर हैं। और पहाड़ पर अगर विनय गुट और विमल गुट अगर आपस में लड़ते हैं तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर। लेकिन एक बात बताइए सोनी जी, विमल और विनय ये दोनों ही दम भरते हैं दीदी के साथ होने का, और इनकी आपस में बनती नहीं है, पटती नहीं है। एक का आरोप है विमल ग्रुप का, ये विनय ग्रुप का ये आरोप है कि पहाड़ में अशांति फैलाई थी, विमल गुरु में अशांति फैला के वो एब्सकॉन्डिंग हो गए और शांति उन्होंने कायम की है। वहीं अब ये दोबारा वापस आए हैं, तो इस दोनों का क्या है, साइंस क्या है इनके पीछे, और इनके रिलेशन को समझना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ कि बहुत राजनीति वहाँ पर भी हो रही है और वो भी मौके की तलाश में है, पहाड़ के नेता भी मौके की तलाश में है कि समय के साथ कदम उठाया जाएगा। मैं फिर कहता हूँ पहाड़ पे भी उलटफेर हो सकता है, हो सकता है पहाड़ में भी दल बदल हो। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हम। मैं टोकूंगी क्योंकि जब हम बाजार में निकलते हैं और आम जनता से जब हमारी बातचीत होती है तो लोग खुद जब उन्हें पता चलता है कि हम खबर समय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो बात करते हैं कि कुछ साइलेंट वोटर भी हैं जो ये तो नहीं कहते हैं कि वो विमल के साथ है कि विनय के साथ है, लेकिन एक ऐसा साइलेंट तबका भी है जो मोदी समर्थक है। देखिए मनु जी, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम किसके साथ हैं। पहाड़ पे हम जाते हैं, मैं अभी हाल में गया था तो वहाँ जनता शांत है और कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो भी सिर्फ समय देख रहे हैं और जो भी वोटिंग होगी वो चुपचाप वाली ही वोटिंग होगी वहाँ पर इस बार, क्योंकि जिस तरह की वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं काफ़ी कड़ी परिस्थितियाँ हैं और कह सकते हैं कि सब लोग सब तरफ अपने ही लोग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़े से लोग हैं और पार्टी ज़्यादा है तो आपस में ही लोग एक दूसरे को जान जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जो भी परिणाम आएंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, आपसे बता देता हूँ। तो चलिए आज के कार्यक्रम को एक बात छोटी सी और बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की अगर बात करें तो हमारे के लिए विशेषकर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कि शंकर मालाकार जो कि सिल्लीगुड़ी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, एक बार फिर माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे और उनसे हमारी बातें भी हुई थी। जल्दी ही उनको हम खबर समय पर भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन आपसे बता दें कि ये हो गई। और साथ ही सुनील तिर्की को फांसी देवा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि दोनों ही वर्तमान विधायक भी है और ये फिर एक बार अपनी उम्मीदवारी का जलवा दिखाएंगे। संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार कह सकते हैं, क्योंकि सीपीआईएम और कांग्रेस में गठजोड़ है और ये तीसरा मोर्चा जो है जो दावे कर रहा है। देखिए मनु, एक बात बता देता हूँ कि तीसरे मोर्चे की जो स्थिति है उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरा को फायदा हो जाता है, तो हो सकता है कि इस बार कहीं तीसरा मोर्चा अहम भूमिका में आ जाए। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम लगाएंगे, लेकिन इस उम्मीद में कि कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच में हम आपसे उम्मीद करेंगे और साथ ही आपके सहयोग की भी मंशा रखते हैं, क्योंकि खबर समय पे हम तमाम वो कार्यक्रम लेके आते हैं जो आपके लिए है और आपके जानकारी के लिए है। तो अपनी जानकारी को खबर समय पे देखते रहिए, बढ़ाते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और साथ ही यही नहीं, चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही राजनीति की ब्रेकिंग न्यूज के लिए भी आप बने रहे, क्योंकि लगातार हमारी नजरें
बनी हुई है सारी पार्टियों पर। जैसे ही कोई अपडेट आती है लेकर तुरंत हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।